जय हिंद, नमस्कार और स्वागत है आप सभी महत्वाकांक्षी छात्र एवं अन्य दर्शकों का ग्रोथ नोट यूपीएससी के इस विशेष श्रृंखला में मैं हूं आपके साथ ध्रुव जानी। यह साप्ताहिक विशेष श्रृंखला के तहत हम लोग कानूनों का अध्ययन कर रहे हैं, ऐसे कानून जिन्होंने आज के भारत निर्माण में बहुत ही अहम भूमिका निभाई, राइट फ्रॉम द ब्रिटिश टाइम टू दिस मॉडर्न पीरियड। और इसी में हमने लगभग 3 चरण देखे हैं। जैसे आपको मालूम है, हम एक बुक के ऊपर यह अध्ययन कर रहे हैं और ये बुक सर अलेक्जेंडर जॉर्ज के द्वारा लिखी हुई है और बहुत ही अच्छी है, बहुत ही वेल क्राफ्टेड है, वेल डिजाइंड है। और सारे जो सनदी सेवा एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के जो छात्र हैं उनके लिए अति महत्वपूर्ण है। और इसमें काफ़ी सारे कानूनों का मैं अध्ययन दिया हुआ है, लगभग 100 से अधिक कानूनों का अध्ययन दिया हुआ है। आपको यहाँ बुक का कवर दिख रहा है, दृश्यमान है। यह बुक 12 विभागों में विभाजित है और लगभग इनमें समय हमने 3 विभागों का जो अध्ययन है वो संपूर्ण कर लिया है। चौथे के ऊपर आज काम चालू है। और ये जो चौथा अध्याय है वो दरअसल महिलाओं की सुरक्षाओं के लिए साथ जुड़ा हुआ है, महिलाओं के संरक्षण के साथ जुड़ा हुआ है, जिसमें से 19वें लेक्चर यानी डाउरी एक्ट में हमने पहला इस प्रकार का लेख देखा है या इस प्रकार का कानून देखा है। अब आज हम इसी एक प्रकार का दूसरे कानून की चर्चा करेंगे, उसको समझेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। और इसका नाम आपको दृश्यमान है, द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायोलेंस एक्ट 2005, यानी कि महिलाओं के साथ जो घर में जो दुष्व्यवहार हो रहे हैं, जो घरेलू हिंसा हो रही है, उनको अटकाने के लिए, साथ ही में महिलाओं को एक प्रकार का संरक्षण कवच प्रदान करने के लिए यह कानून बनाया गया है। देखेंगे सेम मोडस ऑपरेंडी से देखेंगे, जिसके तहत हम लोग इस श्रृंखला में अलग अलग विभिन्न कानूनों का अध्ययन करते हैं। सबसे प्रथम पार्श्वभूमि देखेंगे, यानी कि पूर्व भूमिका या बैकग्राउंड कह लीजिए। उसके बाद हम लोग मुख्य प्रावधान की बात करेंगे, यानी कि इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, एंड एट द एंड हम लोग इसकी टीका एवं इसका महत्व समझेंगे। तो आज की मुख्य बात शुरू करते हैं। सबसे प्रथम अगर बैकग्राउंड की बात करें तो देखिए, महिलाओं के साथ दुष्व्यवहार कोई नई बात नहीं है। भारत के इतिहास में सिंस टाइम इमेमोरियल महिलाओं के साथ हिंसा हो रही है, या एक पुरुष प्रधान समाज हमारे भारत ने देखा है। तो ये बात बहुत ही स्वाभाविक सी है कि महिलाएं पुरुषों के हाथ के हिंसा का जो है हिंसा का जो विक्टिम है वो बनती है। और इसी को बचाने के लिए, इन महिलाओं के वर्गों को बचाने के लिए, इनको संरक्षण प्रदान करने के लिए 2005 में भारतीय संसद में यह कानून पारित किया गया था। मगर यहाँ एक बात हमें देखनी है कि कई सारे उद्देश्यों के साथ ये कानून पारित हुआ है, मगर फिर भी कुछ कम पड़ रहा है। और जो घरेलू हिंसा है, जो कम होनी चाहिए, जिस तेजी से, वो नहीं हो रही है। तो यहाँ कानून तो अच्छा है ही है, मगर उसके साथ कानून का क्या उद्देश्य है वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। साथ ही में उद्देश्य के साथ एनफोर्समेंट एजेंसीज और इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है, ये भी एक अपने आप में महत्वपूर्ण बात है, ये भी जानना जरूरी है। प्लस जैसे मैंने आपको बताया कि सिंस टाइम इमेमोरियल भारत का समाज पुरुष प्रधान समाज है, महिलाएं विक्टिम बनी जा रही है। तो इन सबको रोकने के लिए और यूनाइटेड नेशन का जो एक प्रस्ताव है महिलाओं के संरक्षण के लिए, महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए, उसके साथ जुड़ने हेतु भारत ने वर्ष 2005 में यह कानून को पारित किया और हमें एक प्रकार का यह मैकेनिज्म दिया ताकि भारतीय महिलाएं घरेलू हिंसा से बच सके। प्लस मूलभूत उद्देश्य, अगर ये लेख जो ये कानून है उसका देखें तो हमें यह दृष्टिमान होता है, या हमें यह देखने को मिलता है कि ये कानून का मूलभूत उद्देश्य मात्र और मात्र महिलाओं को संरक्षित करना है। मगर जिसने दुष्व्यवहार किया है, जो अपराधी है, उसको सजा दिलवाना इस कानून का मुख्य काम नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक चिंता का विषय है और ये भी यह कानून की असरकारकता के ऊपर प्रभावी है। तो देखेंगे कुल चीज है, सारी चीजें, जिसमें मुख्य प्रावधान देखने हैं सबसे प्रथम, फिर बाद में हमें इसकी टीकाएं एवं इसका महत्व देखना है। यानी कि हमें बैकग्राउंड में, पूर्व भूमिका में एक ही चीज याद रखनी है कि यूनाइटेड नेशन के साथ जुड़ने हेतु भारत ने घरेलू हिंसा का एक मैकेनिज्म, घरेलू हिंसा के सामने संरक्षण का एक मैकेनिज्म महिलाओं को दिया है, जो आज दिन तक भारत में नहीं था। और जैसे भारत एक विकासशील देश है, यानी कि विकास की तरफ जा रहा है, पूर्ण विकसित अवस्था में आज हम लोग नहीं है, तो ये एक बात है। दूसरी बात, यहाँ भारत में साक्षरता दर जो है वो भी बहुत ही कम है। तो ये भी एक अपने आप में इसका मुख्य कारण है। साक्षरता दर के साथ यहाँ गरीबी है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारा कम है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि अल्टीमेटली ट्रांसफॉर्म होती है डोमेस्टिक वायोलेंस में, और इनका शिकार बनती है निर्दोष महिलाएं। तो इसीलिए यह
निर्दोष महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने हेतु, इनको एक प्रकार का रक्षण प्रदान करने हेतु ये कानून पारित किया गया था, जो आज लागू है। अब अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट इज टू क्रिएट एक्सेस टू जस्टिस फॉर वुमेन हु आर अ विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस और आर पोटेंशियल विक्टिम्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। यस, इस कानून का मूलभूत उद्देश्य सबसे प्रथम तो यही है कि जिन महिलाओं ने या जिन महिलाओं को पीड़ाएं मिल रही है अपने पतियों के द्वारा, उनको बचाना है, या ऐसी भी महिला यहाँ गिनी जा सकती है जिनको भविष्य में ये जो ये पीड़ा है या ये जो कष्ट है वो भुगतना पड़े। तो मूलभूत रूप से महिला, उसमें भी परिणित महिला को संरक्षित करता ये धारा है घरेलू हिंसा से। इट एम्स टू क्रिएट लीगल पाथवेज सपोर्ट एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ वुमेन। जो महिला है लगभग डर के मारे शिकायत दर्ज नहीं करवाती घरेलू हिंसा के, उनको यहाँ बहुत ही अच्छी फैसिलिटी दी गई है, उनको सहूलियत मिले, इसलिए उनके लिए जो कानूनी दावपेच है उनका रास्ता भी यहाँ खोला गया है। साथ ही में जो लीगल एड जो चाहिए, जो हेल्प चाहिए, वो भी यहाँ सरकार के द्वारा इनको मिलेगी, ताकि महिलाओं का संरक्षण अच्छी तरीके से हो सके, असरकारक रूप से हो सके। As it is a civil law, its objective is to foster the protection of women and not penalize abusers. यह एक नागरिक लॉ है, यानी कि यह एक फौजदारी कानून नहीं है। It's not a criminal law, but it's a civil law, and its objective is just to protect the women from domestic violence, not to punish the abuser. तो ये यहाँ बात हमें याद रखनी है, और जो मैंने आपको बोला कि यही एक ऑब्जेक्टिव है जिसकी वजह से इसकी असरकारता कुछ कम हुई है, ठीक है। वरना अगर ये क्रिमिनल लॉ होता तो मुझे लगता है कि ये कानून बहुत ही असरकारक होता और इससे फायदा भी हमें ज़्यादा मिलता। तो ये इसके प्राथमिक उद्देश्य है। आगे देखें तो हमें मुख्य प्रावधान समझने हैं, कई सारी चीज़ें देखनी है। मूलभूत रूप से जैसे आपको दृश्यमान है, यह कानून 37 सेक्शन से बना है। इट इज़ मेड अप ऑफ 36 सेक्शन और 5 चैप्टर में यह विभाजित है, जिनमें से कुछ एक जो महत्वपूर्ण प्रावधान है, कुछ एक महत्वपूर्ण सेक्शन है, उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो देखेंगे सबसे प्रथम चैप्टर 1 है, जो कि प्रिलिमिनरी है, उसमें परिभाषाएं दी हुई है या अन्य कोई बेसिक माहितियां दी हुई है। देखेंगे दिस चैप्टर डील्स विद द स्कोप एंड एक्सटेंट ऑफ द एक्ट अलोंग विद द डेफिनेशन द एक्ट कंसर्न्ड इटसेल्फ विथ, यानी कि यहाँ हमें डेफिनेशंस देखनी है, परिभाषाएं देखनी है। अंडर डेफिनेशंस सेक्शन ए सेज दैट एन एग्रीविड पर्सन, यानी कि जो पीड़ित है, is a woman who is in a domestic relationship with the respondent and has been subjected to the domestic abuse by the respondent in the case। समझना है यह कानून मात्र और मात्र महिलाओं के लिए बना है, महिलाओं के संरक्षण के लिए बना है और परिणित महिलाओं के संरक्षण के लिए बना है। तो यहाँ जो एग्रीविड पर्सन होगा वो मात्र और मात्र महिला ही होंगी, कोई भी पुरुष इस कानून के तहत शिकायत दर्ज नहीं करवा जो है सकता या नहीं करवाई जाती है। तो यहाँ एग्रीविड पर्सन बाय डिफॉल्ट हमें मानना है कि इट शुड बी ए मैरिड वुमेन, मैरिड वुमेन। और यहाँ कहा गया है कि जब मैरिड वुमेन कोई शिकायत दर्ज करना चाहती हो घरेलू हिंसा के मामले में या इस कानून के तहत, तो यहाँ 2 कंडीशन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे प्रथम कंडीशन कि जिसके खिलाफ ये शिकायत दर्ज होने वाली है, सबसे प्रथम महिला जो है, जो शिकायती है, जो दर्ज करवाना चाहती है, उसका घरेलू संबंध वो पुरुष के साथ होना अनिवार्य है। अदरवाइज विदाउट ए डोमेस्टिक रिलेशनशिप ए वुमेन जस्ट कैनॉट लॉज ए कंप्लेंट अगेंस्ट हर हस्बैंड या अगेंस्ट एनी ऑफ रिलेटिव, चाहे वो उसका दोस्त हो, चाहे वो कोई भी हो, मगर यहाँ डोमेस्टिक रिलेशनशिप पहले प्रस्थापित होनी अनिवार्य है, तब जाके इस कानून के तहत शिकायत दर्ज की जाती है। तो यहाँ डोमेस्टिक रिलेशनशिप इज द फर्स्ट कंडीशन आप कह सकते हैं। फिर बाद में एंड हैज बीन सब्जेक्टेड टू डोमेस्टिक अब्यूज बाय द रिस्पोंडेंट इन द केस। तो सबसे प्रथम डोमेस्टिक रिलेशनशिप होनी चाहिए, अगर है तो उसके बाद डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर कोई भी महिला अपने पति को या जो है अपने पुरुष को, पुरुष के ऊपर यह शिकायत दर्ज करवा सकती है। तो ये इसकी पहली बात है। सेक्शन 2 क्यू डिफाइंस द रिस्पोंडेंट। यस, यहाँ एग्रीविड पर्सन की डेफिनेशन थी 2A में कि कौन एग्रीविड पर्सन हो सकता है और किस कंडीशन के तहत इस कानून में शिकायत जो है वो दी जा सकती है। अब बारी है रेस्पोंडेंट की कि रेस्पोंडेंट कौन होगा। इट हैज टू बी एन एडल्ट मेल। देखिए यहाँ एडल्ट मेल के सिवा कोई और रिस्पोंडेंट इस कानून के तहत हो ही नहीं सकता, क्योंकि यह कानून मूलभूत रूप से परिणित महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए बनाया गया है। अब
जो शिकायती होगी वो पीड़ित महिला होगी और सामने जो रिस्पोंडेंट होगा वो हमेशा उसका पति ही होगा, यानी कि एक वयस्क नर होगा, एक एडल्ट मेल होगा, who is in the domestic relationship with the victim and against whom the victim has sought relief. The implication of this clause is that only an adult male can be an accused in a domestic violence case. तो ये इसकी एक सीमितता है। अगर ये परिभाषा को और विस्तृत किया जाए और इसमें और स्कोप उमेरा जाए तो मुझे लगता है कि ये कानून थोड़ा और असरकारक हो सकता है, क्योंकि यहाँ कंप्लेंट जो है वो मात्र और मात्र एडल्ट मेल के जो है ऊपर ही दर्ज की जा सकती है, वो एडल्ट मेल जिसके साथ महिला डोमेस्टिक रिलेशन में बंधी हुई हो। ठीक है, यहाँ जो नर है या जो कोई पति है उसके रिलेटिव के ऊपर इस कानून के तहत शिकायत दर्ज नहीं हो सकती। ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ी इसकी सीमितता है और इसे विस्तृत करने से यह कानून और बेहतर बन सकता है। चैप्टर 2 विच मीन्स डोमेस्टिक वायोलेंस, यहाँ डोमेस्टिक वायोलेंस की परिभाषा हमें दी गई है। कई प्रकार का डोमेस्टिक वायोलेंस हो सकते हैं, फिजिकल हो सकता है, वर्बल हो सकता है, या आप कह लीजिए सेक्सुअल हो सकता है। देखेंगे एक एक करके। डोमेस्टिक वायोलेंस is defined in section 3 of the act. The type of abuse under this act can be broadly classified into physical abuse, sexual abuse, verbal and emotional abuse and economic abuse. तो ये चार प्रकार के मुख्य अब्यूज है या एक प्रकार के आप कह लीजिए दुष्व्यवहार है जो कि पति के द्वारा पत्नी को किए जा सकते हैं और उसके सामने उससे बचने के लिए पत्नी जो है वो डोमेस्टिक वायोलेंस के तहत अपने पति के विरुद्ध शिकायत दर्ज करवा सकती है। देखेंगे फिजिकल अब्यूज, दिस इज द यूज ऑफ फिजिकल फोर्स बाय अ मैन अगेंस्ट अ वुमेन। मारकाट करना ये एक प्रकार का फिजिकल अब्यूज है। किसी भी चीज के साथ कोई पति जो अपनी पत्नी को मारता है, उसे पीटता है, तो मुझे लगता है कि यह एक फिजिकल अब्यूज का प्रकार होगा। द यूज ऑफ फोर्स नीड्स टू लीड bodily injured or hurt as defined under the Indian Penal Code. Further, even instances of assault and intimidation are covered under this act. Yes, instant of assault and intimidation यानी कि धाक धमकी देना, किसी को डराना धमकाना, ये भी एक प्रकार का फिजिकल अब्यूज ही कैलकुलेट किया जाएगा। दूसरा प्रकार देखें तो सेक्सुअल अब्यूज है। सेक्सुअल अब्यूज इज डीम्ड टू ऑकर व्हेन अ वुमन इज फोर्स्ड टू पार्टिसिपेट इन सेक्सुअल एक्टिविटी विदाउट हर कंसेंट। यस, जब कोई भी पति अपनी पत्नी को डरा धमका के फोर्सफुली उसे जो है सेक्स के लिए तैयार करे या उसके साथ ऐसा संबंध बांधने का प्रयास करे, तो ये भी एक प्रकार का अब्यूज है एंड इट विल बी टर्म्ड एज अ सेक्सुअल अब्यूज। ये भी एक डोमेस्टिक वायोलेंस का ही प्रकार है। वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज देखें तो ये एक प्रकार का मौखिक है। जब किसी व्यक्ति को जो है बोल के मार देना या उसको शर्मिंदा करना या उसे डराना धमकाना, तो ये सारी चीजें जो है वो हमें यहाँ वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज में देखने को मिलती है। देखते हैं। द एक्ट डीम्स वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज टू बी एज डिस्ट्रक्टिव एज फिजिकल। द इंस्टेंस ऑफ इमोशनल अब्यूज इंक्लूड इंटिमिडेशन, नेम कॉलिंग, शेमिंग, ostracization, etc. The emotional and verbal abuse may occur in order to control the behavior of the woman or it may even be used as a mean to harm the woman. जो मैंने बात करी, बोल के महिला को शर्मिंदा करना, उसे डराना धमकाना, उसका बहिष्कार करना, ठीक है, उसकी बातों को ना मानना, इत्यादि चीजें भी यहाँ जो है वर्बल या इमोटिव अब्यूज में हम लोग गिन सकते हैं। और आखिरी जिसे इकोनॉमिक अब्यूज कहा जाता है, इकोनॉमिक अब्यूज अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायोलेंस एक्ट मींस द नॉन प्रोविजन ऑफ इनफ इकोनॉमिक सपोर्ट टू द वुमेन टू सस्टेन हरसेल्फ एंड हर चिल्ड्रन। यस, अगर महिला अकेली है तो महिला को जीवन जीने के लिए जो बेसिक नीड्स चाहिए, जो बेसिक फैसिलिटी चाहिए, जिसमें फूड, क्लोथिंग और शेल्टर का हम लोग समावेशन कर सकते हैं, तो ये चीज़ें पति को पत्नी को देनी है। ठीक है, अगर पति नहीं देता है तो ये एक प्रकार का इकोनॉमिक अब्यूज हुआ और ये भी घरेलू हिंसा का ही एक प्रकार है और इतना ही गंभीर है जितना फिजिकल अब्यूज था, जितना सेक्सुअल या वर्बल अब्यूज था। तो ये चार प्रकार के अब्यूज है जो कि हमें यहाँ देखने हैं या देखे और यही कानून में हमें दिए गए हैं। तो अगर कोई भी महिला इन चारों में से अगर किसी एक का सामना कर रही है तो वो बेझिझक नजदीक के पुलिस स्टेशन में जा सकती है और घरेलू हिंसा के इस धारा के तहत शिकायत जो है वो दर्ज कर सकती है। This includes money for basic needs such as food, clothing, medicines, etc. It could also mean depriving the woman of all the economic and financial independence that they would be otherwise entitled to. यानी कि जो चीज़ें महिला को मिलनी है, जो जिसके ऊपर उन महिलाओं का हक है, वो देनी चाहिए। अगर वो पति नहीं देता है तो मुझे लगता है कि ये डोमेस्टिक
वायलेंस कैलकुलेट किया जाएगा। अब आगे देखें तो चैप्टर 3 है जिसमें पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर सर्विस प्रोवाइडर की बात की गई है। देखिए यहाँ एक पूरा मैकेनिज्म डेवलप किया हुआ है इस कानून के बहुत ही अच्छे से अमल के लिए, ठीक है। वरना कानून तो अच्छा होगा मगर उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छा नहीं हो सकता, और ऐसे कई सारे केसेस है। मगर रिसेंटली अगर मैं आपको बताऊं तो डाउरी जो प्रोटेक्शन एक्ट है 1961 का, वो अपने आप में एक बहुत ही अच्छा एक्ट है, बहुत ही संरक्षणात्मक एक्ट है, मगर एनफोर्समेंट मैकेनिज्म, इम्प्लीमेंट मैकेनिज्म जो है वो बहुत ही दुर्बल है, और उसकी वजह से यह कानून जो है वो भी एक मात्र कागज बन के रह गया है जब से इंसेप्ट हुआ तब से। तो यहाँ ये चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है, एनफोर्सिंग मैकेनिज्म होना ज़रूरी है। देखेंगे द पर्पज ऑफ दिस चैप्टर इज टू क्रिएट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन एनफोर्समेंट एजेंसीज फॉर फुलफिलिंग द पर्पज ऑफ दिस एक्ट एंड लायबिलिटी फॉर द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ देयर ऑब्लिगेशन अंडर दिस एक्ट। यानी कि एनफोर्समेंट एजेंसी, और आमतौर पर यहाँ पुलिस बल की बात की जाती है, पुलिस फोर्स ऑफ रिस्पेक्टेड स्टेट्स, क्योंकि हमें मालूम है पुलिस जो है वो विषय राज्य सूची में आता है या स्टेट लिस्ट में आता है। तो ये डिपेंड है, जो कोई जुरिडिक्शन वाला स्टेट है उसकी पुलिस वहाँ की इस कानून की एनफोर्समेंट एजेंसी कैलकुलेट की जाएगी। देखेंगे सेक्शन 5 outlines the duties of police officer, service provider and the magistrate. It says that one of the officer who has received a complaint of domestic violence must pass on the same information to a protection officer. Yes, यहाँ एक पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया है और कहा गया है कि अगर पुलिस में कोई भी शिकायत दर्ज होती है, घरेलू हिंसा की है, तो वो पुलिस अधिकारी को प्रोटेक्शन ऑफिसर जो नियुक्त है उस पर्टिकुलर जुरिस्डिक्शन का, वो पर्टिकुलर क्षेत्र का, उसको इन्फॉर्म करना अनिवार्य है, त्वरित ही इन्फॉर्म करना अनिवार्य है कोई भी पुलिस ऑफिसर के द्वारा, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफिसर ये महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए है, घरेलू हिंसा के सामने महिलाओं को प्रोटेक्शन देते हैं अपने अपने जुरिस्डिक्शन में। राज्य सरकार के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है और ये लगभग क्लास 2 क्लास 1 ऑफिसर रहते हैं, ठीक है। तो इनको यहाँ इन्फॉर्म करना अनिवार्य है। अब आगे देखना है कि यह प्रोटेक्शन ऑफिसर की क्या फर्ज है, उनका क्या कर्तव्य है। It says that these officers must duly inform an aggrieved person of the rights under the Protection of Women Against Domestic Violence Act and make such facility available to them that ensures that their safety and protection from the abuser. Yes. अब एक बार किसी पुलिस जवान ने यह शिकायत ले ली, शिकायत दर्ज कर ली, फिर बाद में वो त्वरित ही इन्फॉर्म करेगा प्रोटेक्शन ऑफिसर को। अब प्रोटेक्शन ऑफिसर का काम यहाँ शुरू हुआ। प्रोटेक्शन ऑफिसर को सबसे पहले तो ये करना है कि जो एग्रीविड पर्सन है, जो शिकायती है, जो आमतौर पे यहाँ इस केस में महिला ही होती है, सबसे प्रथम तो वो महिला को समझाना है कि आपके क्या क्या हक है, आपके फेवर में क्या क्या हो सकता है, आप क्या क्या कर सकते हो लीगली अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। सबसे प्रथम ये इन्फॉर्म करना है। बाद में यह शिकायती महिला की रक्षा, ये भी प्रोटेक्शन ऑफिसर के हाथ में है, जो है उसके रहने का इंतज़ाम, खाने पीने का इंतज़ाम इत्यादि चीज़ें भी यहाँ प्रोटेक्शन ऑफिसर को ही देखनी है शिकायती महिला को सुरक्षित रखने के लिए। आगे देखें तो चैप्टर 4 कहता है कि प्रोसीजर ऑफ ऑब्टेनिंग ऑर्डर फॉर रिलीफ। दिस चैप्टर प्रोवाइड्स द प्रोसीजर ऑफ हाउ ए प्रोटेक्शन ऑफिसर मस्ट मेक एन एप्लीकेशन टू द मजिस्ट्रेट टू सिक्योर द केस ऑफ ए विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक अब्यूज। यस, अब ये प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है वो मजिस्ट्रेट के पास जाएगा, मजिस्ट्रेट के सामने वो पूरा यह केस रखेगा, यह पूरी केस की रजूआत करेगा और कहेगा कि यहाँ जो महिला है वो पीड़ित है, महिला के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उसके ऊपर अन्याय हो रहे हैं, तो कृपया आप ध्यान दीजिए और ये पूरा मामला है। तो ये जिम्मेदारी है प्रोटेक्शन ऑफिसर की कि वो जाए मजिस्ट्रेट के पास, वो मजिस्ट्रेट को जो है एक गहरी समझ दे पूरे मामले के बारे में। Section 14 provides the counseling of the respondent and aggrieved person after domestic violence has occurred, either to reconcile matter between them or to decide the future course of the action in case reconciliation is not possible. Yes, यहाँ सेक्शन 14 के द्वारा एक प्रावधान दिया हुआ है, यहाँ काउंसलिंग की बात की गई है, यानी कि एक प्रकार की बैठक। प्रोटेक्शन ऑफिसर जब घटना यह घट गई हो, डोमेस्टिक वायलेंस की ये वारदात घट गई हो, तो सेक्शन 14 का उपयोग करके दोनों पार्टी को बिठा सकता है, दोनों के साथ बैठक कर सकता है, एग्रीविड पर्सन के साथ और एब्यूजर यानी कि रेस्पोंडेंट के साथ। रिकंसिलिएशन भी हो सकता है, यहाँ समाधान भी हो सकता है, मगर अगर समाधान नहीं हुआ तो आगे कैसे चलना है वो भी यहाँ तय किया जा सकता है अंडर सेक्शन 14।
आमतौर पे जो ऐसे जो मामले होते हैं, ऐसे मुकदमे होते हैं, उसमें समाधान रिकंसिलिएशन हो जाता है, मगर कुछ एक मामले ऐसे होते हैं जिसमें रिकंसिलिएशन की कोई जगह नहीं होती, तो ऐसे मामले आगे कोर्ट में ट्रायल के तौर पर चलते हैं। दिस चैप्टर अंडर सेक्शन 18 and 19 provides for securing protection orders and residence orders. A protection order is to ensure that aggrieved person is not subject to further instance of violence, and a residence officer is issued in case where the magistrate deems it necessary. Yes, सेक्शन 18 और 19 के तहत फर्दर महिलाओं के संरक्षण को और एक्सपांड करने के लिए ये यहाँ प्रावधान रखे गए हैं, जिसमें रेसिडेंस ऑफिसर की जो है उसके प्रावधान है और साथ ही में प्रोटेक्शन ऑर्डर के भी प्रावधान है। यह प्रोटेक्शन ऑर्डर दरअसल मजिस्ट्रेट के द्वारा घोषित किया जाता है। मजिस्ट्रेट को जब लगे कि महिला की सुरक्षा जोखिम में है, इन दैट केस अपनी विवेक शक्ति का उपयोग करके, डिस्क्रिशन का उपयोग करके जो कोई भी मजिस्ट्रेट होगा वो ऐसा एक ऑर्डर पारित करेगा, और ये अकॉर्डिंग टू सेक्शन 18 और 19 के तहत होगा। आगे देखें तो सेक्शन 20 says that in some cases of abuse where the magistrate deems it fit, they may issue an order of monetary relief. Yes, कुछ एक मामलों में जब मजिस्ट्रेट ऐसा मानने लगे कि यहाँ महिला को कुछ नकद सहाय की ज़रूरत है, कैश रिलीफ की ज़रूरत है, इकोनॉमिक एड की ज़रूरत है, तो यहाँ मजिस्ट्रेट ये भी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 20 ऑर्डर कर सकते हैं कि जो रेस्पोंडेंट है, जो पति है, उसको कुछ पैसे अपनी पत्नी को देने होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमें यहाँ देखनी थी। अब लास्ट चैप्टर है जिसमें कुछ एक छोटी छोटी बातें हैं जिसे यहाँ मिसलेनियस के रूप में आपके सामने रखा गया है। द मिसलेनियस प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट इंक्लूड द प्रोसीजर टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द एक्ट ऑफ वायोलेंस एंड रिकॉर्डिंग ऑफ द प्रूफ एंड द पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। यस, सबसे प्रथम तो यहाँ प्रोसीजर टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द एक्ट, कॉग्निजेंस यानी कि एक प्रकार की गहरी समझ। ठीक है, अगर ये ऐसी घटनाएं हुई घरेलू हिंसा की, तो इसकी गहरी समझ जो है ये पूरे मामले की, वो कैसे दी जाएगी, ये पूरी जो प्रक्रिया है वो यहाँ चैप्टर 5 में हमें दी गई है। साथ ही में सेंट्रल गवर्नमेंट परिणित महिलाओं के रक्षण के लिए, उनके संरक्षण के लिए इन कानून के साथ जो कोई अन्य रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सके, तो ये भी यहाँ दिया हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज फुल पावर टू मेक रूल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर एक्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ मैरिड वुमेन्स। तो ये सारी बात हुई, ये सारी चीजें हमने देखी मुख्य प्रावधान में। अब हमें दो चीजें देखनी है, एक बाजू हम लोग देखेंगे क्रिटिसिज्म, एक बाजू हमें देखना है इंपॉर्टेंस। दोनों में एक एक दो बिंदु देखने हैं, जिसमें सबसे प्रथम क्रिटिसिज्म से शुरुआत करेंगे। दो ही क्रिटिसिज्म है जिसका जिक्र हमने अप्रत्यक्ष रूप से तो कर दिया इस पूरी चर्चा में, मगर यहाँ स्पेसिफिकली मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से क्रिटिसिज्म इस एक्ट के साथ जुड़े हुए हैं। सबसे प्रथम क्रिटिसिज्म, इट इज अ सिविल लॉ, नॉट क्रिमिनल। ठीक है, तो इसका मूलभूत उद्देश्य ही ऐसे मामलों को कम करना है, ना कि ऐसी वारदात, ऐसी घटना करने वाले को सजा देना है। तो अपने आप में यही बात है जो कि इस कानून की सीमितता है, और यही बात इस कानून को सीमित करती है, ऐसा भी आप लोग कह सकते हैं। तो ये इसकी पहली क्रिटिसिज्म है। दूसरी क्रिटिसिज्म डेफिनेशन, डेफिनेशन नैरो, यानी कि बहुत ही सीमित मात्रा में, बहुत ही कम रूप से यहाँ परिभाषाएं दी गई है। इतनी कम रूप में दी गई है कि यह जो कानून है वो भी बिन असरकारक अब साबित हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, तो अपने आप में ये भी एक बात देखनी है। तो ये दो मुख्य चीजें हैं जो कि क्रिटिसिज्म के इस बैनर के नीचे आएगी। सबसे प्रथम सिविल लॉ है, क्रिमिनल लॉ नहीं है। तो इसका उद्देश्य जो है वो भी मात्र और मात्र महिलाओं को सुरक्षित देना है, नहीं कि घरेलू हिंसा करने वाले आरोपियों को सजा देना। और इसकी डेफिनेशन भी बहुत ही जो है सीमित है। अगर इसकी डेफिनेशन का व्याप हम बढ़ा सके तो मुझे लगता है कि ये कानून को हम लोग और प्रभावी बना सकते हैं। और ऑन द अदर साइड अगर इंपॉर्टेंस की बात करें तो सबसे प्रथम ये ऐसा पहला मैकेनिज्म है, फर्स्ट मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस। आज दिन तक भारत में ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं था, और
भारत का समाज तो जैसे मैं मालूम है विकसित होता समाज है, हाल में पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ है। तो यहाँ हमें गरीबी भी देखने को मिलती है, हमें यहाँ इलिटरेसी भी देखने को मिलती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी यहाँ बहुत ही कम है। तो ऐसे मामलों में डोमेस्टिक वायलेंस की वारदातें बढ़ जाती है, उसका प्रभाव बढ़ जाता है। तो भारत में ऐसे मैकेनिज्म की बहुत समय से ज़रूरत थी, जो कि 2005 में जाके हमें मिला है। तो ये अपने आप में इसका एक बड़ा इम्पोर्टेंस है। और दूसरा इम्पोर्टेंस जो यहाँ हम लोग कह सकते हैं वो ये है कि कानून तो बहुत ही बढ़िया है ये, मगर इसका इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर आज अब पूरा दारोमदार है। तो सरकार को एक अच्छा मैकेनिज्म बनाना चाहिए, राज्य सरकारों को एक अच्छा मैकेनिज्म बनाना चाहिए, ताकि यह कानून की जो महत्वता है वो और बढ़े, यह कानून का व्याप बढ़े, यह कानून की इंटेंसिटी बढ़े। तो यही सारी चीज़ें हैं जो कि आज हमें इस कानून के तहत देखनी थी और हमने देखी। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। आप अपना फीडबैक भी हमें दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में, साथ ही में आपके डाउट्स भी, चाहे सामान्य अध्ययन के हो चाहे कानून को लेकर हो, आप लोग हमें खुल के पूछ सकते हैं, हमारी तरफ से आपको जवाब दिए जाएंगे। साथ ही में अगर आप एक सीरियस छात्र है और स्वनिधि सेवा एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपका जीएस बहुत ही अच्छा बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए आज ही ग्रोथ मोड यूपीएससी के साथ जुड़े। ग्रोथ मोड यूपीएससी चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं, ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल पाए। और साथ ही में ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि अन्य छात्रों तक, पढ़ने वाले छात्रों तक हमारा ये क्वालिटी कंटेंट पहुंचे। तो आज इतना ही, हम लोग मिलेंगे अगले सप्ताह में अगले कानून व उसके संशोधन के साथ। तो तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ माउंट यूपीएससी।